नमस्कार सभी आदरणीय शिक्षक और शिक्षिकाएं। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर सेकंड देखने वाले हैं, जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। जो लोग पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पहली बार देने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो पेपर होता है आपका कुल 90 अंक का होता है, यानी 90 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि आपको 50 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, 2 अंक के, यानी कि कुल 20 अंक का ये खंड होता है सेक्शन ए। तो हर एक प्रश्न को आपको बहुत विस्तार में लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाए एक तरह से डेफिनेशन जैसा होता है, तो 2 से 3 लाइन ही आप लिखें, 50 वर्ड में अधिकतम जरूरत पड़े तो यूज करें, क्योंकि इसमें भी आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप किसी भी जो पेपर से मिस नहीं करेंगे। और कुछ कमेंट्स हों, कुछ और चीज़ें आप बोलना चाहते हो, तो जी बिल्कुल कमेंट करें, ताकि मैं उसमें अपने को सुधार कर सकूं। चलिए पहले पेपर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ सपोर्ट, स्वावलंबन का अर्थ समझाइए। स्वावलंबन का अर्थ मतलब होता है जब व्यक्ति अपने आप पे ही खुद कार्य करने में सक्षम हो, अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी और पे आश्रित ना हो, तो वो एक स्वावलंबन की स्थिति होती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हु सेड इट? प्रश्न संख्या 2 है कि जनतंत्र जनता की, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है। यह कथन किसका है? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कोट है, और ये जो है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दिया गया है। अब्राहम लिंकन जो कि आपके बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, और वहाँ की स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, तो उनके द्वारा ये दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा बताएं। दोस्तों, जब समाज में किसी भी एक बदलाव की स्थिति आती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, परंतु हम लोग ज़्यादातर मुख्यतः सकारात्मक बदलाव के बारे में बात करते हैं। तो जब किसी आंदोलन, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, या शैक्षणिक प्रगति की वजह से जो समाज में बदलाव आते हैं, दृष्टिकोण में बदलाव आता है, रहन सहन, पहनावे, वेशभूषा में जो बदलाव आता है, ये जो बदलाव आता है समाज के अंदर, यही जो है हमारे हम इसको क्या कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं। व्हाट इज अरविंदो, वेयर इज अरविंदो आश्रम सिचुएटेड? प्रश्न संख्या 4 है कि अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? अरविंदो आश्रम दोस्तों पौंडीचेरी में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, सत्याग्रह अहिंसा और महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक बहुत ही अ, अद्वितीय सॉरी अद्वितीय हथियार है, एक साधन है, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने पूरी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से जमकर टक्कर ली, जमकर उनसे आमना सामना किया, और अंग्रेजों को अंततः भारत से भगाने में उनको सफलता भी मिली। तो सत्याग्रह एक ऐसी स्थिति होती है, सत्याग्रह का मतलब होता है कि व्यक्ति सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर तब तक डटा रहे जब तक कि उसको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, वो कैसी भी परिस्थिति आए सत्य के मार्ग से नहीं हटे। तो सत्याग्रह का मतलब कि सत्य के मार्ग पे हर एक परिस्थिति में बने रहना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? समानता का अर्थ क्या है? समानता क्या है? समानता का अर्थ क्या है? देखिए, समानता का अर्थ मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के रंग, रूप, जाति, धर्म, वेशभूषा, बोलचाल के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर जब कोई भेदभाव नहीं होता है, तो यही एक स्थिति होती है समानता की। सॉरी। अब बात करते हैं हम लोग वीमेन्स एजुकेशन इन बुद्धा पीरियड, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा। देखिए, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं था, लेकिन बौद्ध काल में भी स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता था, परंतु मुख्यतः समाज के जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, जैसे कि कारीगर, या जो
निम्न वर्ग में काम करने वाले, जैसे कि जुलाहे या फिर चमड़े का कार्य करने, ऐसे लोग और ऐसे लोग इस स्तर पे रहने वाली स्त्रियां ज़्यादातर बौद्ध धर्म को अपनाती थी और उसकी शिक्षा ग्रहण करती थी। अगला प्रश्न है टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को उनके आसपास होने वाले जीवन से जोड़ती हो, बच्चों को एक ऐसा वातावरण देती हो जहां बच्चे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें, जहां वो जो चीजें सीखना चाह रहे हैं उसको सही प्रकार से जिज्ञासा पूर्वक वातावरण में सीखें। यानी कि बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए कि वो क्रियात्मक कार्य करें, खेलें, अधिक से अधिक प्रायोगिक यानी कि चीज़ों को करके सीखें, एक ऐसा माहौल। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपके टैगोर साहब ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब पैरा 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी। तो पैरा 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत यानी कि स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग एल्स। यानी कि देश के अंदर, भारत संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि किसी को भी रंग, रूप, वर्ण, भाषा, बोलचाल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही अनुच्छेद 15 के अंदर वर्णित है। व्हाट इज बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह का क्या मतलब? देखिए बिस्मिल्लाह का जो है ये एक अरेबिक वर्ड है और अरेबिक वर्ड के में इसका मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से किसी भी कार्य को शुरू किया जाए, तो अल्लाह के नाम से इसको शुरू किया जाए। यानी कि कोई भी कार्य, कुरान में भी, कुरान का पहला वर्ड है और इसका मतलब होता है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से, किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम लोग को जो है भगवान का नाम लेना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, खंड बी, सेक्शन बी में चलते हैं, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला है, लघु उत्तरीय। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर जो है आपको 200 शब्दों में देने हैं। यहाँ कुल मिला के आपके 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। डिफरेंशिएट बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो वैदिक कालीन व बौद्धकालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप इसको इस तरह से लिखें कि बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पहले लिखें या वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में, फिर दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें, उसके बाद दोनों के बीच में समानता लिखें, फिर दोनों के बीच में अंतर लिखें और अंततः दोनों के बीच में जो प्रमुख बातें या प्रमुख चिंतक जो लोग जुड़े हुए थे, जैसे बौद्धकालीन से भगवान बुद्ध के बारे में लिखे, वैदिक काल के बारे में वैदिक काल के जो प्रमुख बातें वो लिखे। इस तरह से करके आप इसको लिख सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल एजुकेशन। मध्यकालीन शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए मध्यकालीन जो शिक्षा थी उसके बारे में आपको बताना है, तो इसको आप सोच के इसको स्टेप बाय। प्रश्न संख्या 3 है, एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ श्री अरविंदो। श्री अरविंदो के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए। तो ये प्रश्न है। इसके अलावा इसके अथवा और में है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी विथ वीमेंस एजुकेशन। महिलाओं की शिक्षा का समानता से क्या संबंध है? अब देखिए दोस्तों, महिलाओं का शिक्षा की समानता से संबंध इस प्रकार से है कि समानता तभी स्थापित हो सकती है जब हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो, जब सबको समान अवसर मिले। तो समान अवसर का मतलब ही है कि महिलाओं को भी अगर शिक्षा का समान अवसर दिया जा रहा है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से अनेकानेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आप इस तरह से सोच के भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस सेकुलरिज्म इन इंडिया। डिस्कस सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। देखिए धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको सोच के लिख सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और प्रश्न आगे है इसके अथवा में, डिस्कस द रोल ऑफ ए टीचर इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिए इस प्रश्न
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं हो। इसके अलावा अगर उसके अथवा में देखें, हमारे पास प्रश्न है, डिस्कस द रोल ऑफ ए टीचर इन सोशल चेंज। तो बिल्कुल शिक्षक एक सोशल चेंज में बहुत बड़ा कारक का रूप में कार्य कर सकता है और करता भी है। शिक्षक शिक्षा के माध्यम से पहले छात्रों को ये बात बताता है कि सोशल चेंज यानी कि क्यों आवश्यक है। अगर वर्तमान स्थिति में समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ ऐसी धारणाएं चल रही हैं जो कि समाज में वर्तमान स्थिति में या समाज के लिए उचित नहीं है, तो शिक्षक उनको एक व्यवहारिक तरीके से बताता हुआ, समझाता हुआ, उसकी चीजों को विश्लेषण करते हुए समझाता है, जिससे बच्चों के मन में उसके प्रति एक धारणा स्थापित होती है, जो कि बच्चों को काम आती है आगे अपनी धारणाओं को समाज के हिसाब से बदलने, उसको चलाने में। शिक्षक बच्चों को शिक्षित करता है। जब बच्चे ज़्यादा शिक्षित होंगे तो अच्छा बुरे के बीच में अंतर कर पाएंगे, समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति अपनी आवाज़ उठा पाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे उससे लड़ेंगे और समाधान भी लोगों को देंगे। तो इससे क्या होगा कि समाज में परिवर्तन होगा, चाहे वो छोटे स्तर का ही हो, लेकिन परिवर्तन स्टार्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, हाउ कैन एजुकेशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। जब अच्छे तरीके से काम करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा और विस्तार से सोचते हैं कि एजुकेशन इंक्रीज, अगर एजुकेशन में महिलाओं का भी योगदान बढ़ जाए, या वर्तमान में जो स्थिति एजुकेशन की है, जितने लोग एजुकेटेड है या जितने लोग शिक्षित हैं, अगर उसकी संख्या बढ़ जाए, महिलाओं की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में बढ़ जाए, जो लोग अभी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे उनको भी शिक्षा मिलने लगे, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा योग्य लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की कुशलता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य कुशलता की जो क्वालिटी होगी वो बढ़ेगी। तो इस तरह से हमारे देश का आय बढ़ेगा। सही तरीके से आय व्यय की कैलकुलेशन कर पाएंगे लोग, उसको समझ पाएंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। जब सही निर्णय लेंगे तो सही तरीके से व्यापार होगा, जब सही व्यापार होगा तो आय भी अधिक होगा। इस तरह से सोच के भी हम लोग लिख सकते हैं और यही करना। इसका अथवा और में लिख सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। देखिए दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अगर डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र के मूल सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात होती है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे कि समाज के हर एक वर्ग की बात को सुनी जाए। डेमोक्रेसी में एक ऐसी सरकार का चयन होता है, एक ऐसा सरकार कार्य करती है जो जनता ने खुद चुना है, जहां की सरकार के प्रतिनिधि जनता द्वारा खुद चुने जाते हैं, जनता के मध्य से ही निकल कर आते हैं। तो ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी में जनता की आवाज, जनता की मेजोरिटी, जनता का जो बहुमत है, उसके माध्यम से ही कार्य हो रहा है। तो एक डेमोक्रेसी में सबकी बात, सबका विकास होने का, सबकी तरह की आ, सबके ऊपर ध्यान देने की बात होती है, ताकि हर एक वर्ग के ऊपर ध्यान दिया जा सके, हर एक वर्ग के ऊपर पूरा पूरा अवसर प्रदान किया जा सके, किसी की उपेक्षा ना हो। तो डेमोक्रेसी में कोई भेदभाव नहीं होता, रंग रूप का कोई अंतर नहीं होता, सबको समान अवसर देने का प्रयास किया जाता है। डेमोक्रेसी यही होती है। कोई राजा नहीं होता है यहाँ पे, किसी का एक छत्र अधिकार नहीं होता। एक नियमित अंतराल के बाद में यहाँ पे चुनाव होते, चुनाव के बाद लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। समय पड़ने पे आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधियों का चयन करके उसको बदला भी जाता है, अगर वो उनका पुराना प्रतिनिधि या चुना हुआ प्रतिनिधि उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो इच्छा के अनुसार या उनकी प्रतिनिधि अगर अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, उपयुक्त कार्य नहीं करता, गलत कार्य करता है, तो बदल भी सकते हैं। तो यही एक खूबसूरती है एक डेमोक्रेसी की, और इसको हम और विस्तार से लिख सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। गिव सजेशन फॉर एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के लिए सुझाव दीजिए। देखिए, बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले सुझाव तो ये है कि ऐसे जनजाति के लोग तक शिक्षा को पहुंचाया जाए। पहला सुझाव। इसके लिए अनेक कार्यक्रम सरकार कर रही है, उस सरकार के उन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इनको इनकी भाषा में और जितना हो सके सरल करके शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। इनको
समाज की मूल धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ इनको रोजगार के भी अवसर प्रदान कराए जा सके, जिससे कि ये अब घर से बाहर निकलें, घर से बाहर आके समाज से जुड़े, जिससे कि ये जब विकास करेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ आसपास का वातावरण, आसपास का समाज, इनका परिवार भी शिक्षित होगा, उनका विकास होगा। इस तरह से करके इनमें शिक्षा का विकास हो सकता है। साथ ही साथ इनको पढ़ने लिखने में जो आर्थिक कमी होती है, जो आर्थिक और मानसिक रूप से जो पिछड़ापन है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वो एक निश्चित समय अवधि तक हो, चाहे वो 10वीं तक की पढ़ाई हो या 8वीं तक की पढ़ाई हो, लेकिन सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए और सरकार इसके लिए व्यवस्था भी करती है। तो इस तरह से सोचते हुए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। व्हाट आर द रिसेंट एफर्ट्स फॉर वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास क्या किए? बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले तो आजकल सारे स्कूलों में कोएड कर दिया गया, यानी कि लड़के लड़के एक साथ पढ़ते हैं। लड़कियों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप और इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। लड़कियों को निःशुल्क बस की व्यवस्था करी है, साइकिल दिए जाते हैं ताकि आने जाने में उनको सुविधा हो। उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने के लिए आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। तो इस तरह से कई सारे कार्यक्रम समाज के द्वारा और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से प्रश्न संख्या बी तो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी, खंड सी, लॉन्ग आंसर टाइप में, जहाँ पे कि आपको प्रश्न सिर्फ 2 ही करने हैं, लेकिन प्रश्न लिखने का जो शब्द सीमा है वो आपका 500 वर्ड का होता है। आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया टुडे, हाउ मे वी पुट देम इनटू प्रैक्टिस। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हम आज उनको किस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं? देखिए, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषता तो यही थी कि एकाग्रता, अनुशासन के साथ शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य होता था। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य ये होता था कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध हो जाए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित जीवन जीता था वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी और इसको आप लिख सकते हैं। और आज के समय में अगर हम लोग उसको जोड़ना चाहें तो इस तरह से जोड़ सकते हैं कि देखिए, अनुशासन आज भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ टीचर का रोल, यानी कि शिक्षक का रोल आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। हाँ, बस बदलाव ये हुआ है कि पहले शिक्षक का एक अधिकार होता था, शिक्षा शिक्षक के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन आज के समय में शिक्षक का रोल एक मात्र एक डिक्टेटर की तरह ना हो के क्लासरूम में, बल्कि एक फैसिलिटेटर, यानी कि अब वो सहायक के रूप में कार्य शिक्षा प्राप्त करने में सहायक के रूप में कार्य करता है। तो थोड़ा सा बदला। आइए प्रश्न संख्या 8 में आता है, व्हाट आर द मेन सजेशन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द वुड्स डिस्पैच। देखिए, आज़ादी से पहले 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही वुड्स डिस्पैच नाम की कुछ सजेशन और रिकमेंडेशन थी, जिसमें भारत में शिक्षा के ऊपर खर्च करने के लिए कुछ पैसे का अनुदान की बात कही गई थी। उसके बाद भारत में इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्निकुलर लैंग्वेज, यानी कि मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, इसके ऊपर सुझाव दिया गया था। तो इस तरह के कुछ सुझाव हैं, आप देख के इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? देखिए दोस्तों, श्री महात्मा गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को किसी ज्ञान को रटाना है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं। शिक्षा का मतलब था सर्वांगीण विकास। शिक्षा जो हमें एक कक्षा में या क्लासरूम में मिलती है, उसको व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जोड़ना, यानी कि उसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ से, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से लोगों को रोजगार के साधन या रोजगार की स्किल सीखना चाहिए, रोजगार के कौशल उसमें आने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ऐसा ना हो कि शिक्षा सिर्फ ले रहे हैं और रट रहे हैं। शिक्षा से मानसिक विकास होना चाहिए, ताकि उस शिक्षा को हम किसी और परिस्थिति स्थिति में भी उपयोग कर सके, किसी और क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा सके। इस तरह से सोच के हम लोग इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन।
What were the causes of its downfall while it was fruitful for a student? Give your opinion. प्रश्न संख्या 11 है, एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 इन रिलेशन टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए ये दो प्रश्न हैं, इसको अभी बताना ठीक नहीं होगा, और इसके आंसर आप अगर कहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने आपको दे ही दूंगा। तो ये रहा दोस्तों आज तक का पेपर आपका जो है। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन, कुछ सुझाव देने हो तो आप बिल्कुल मुझे दीजिए, और मैं अगला प्रश्न भी डाल रहा हूँ, अगला पेपर। तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। तो मैं अगला पेपर डाल रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी मैं जल्दी इसको अपलोड करने वाला हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी डालूंगा अभी। तो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी वो प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चलिए बाय, अपना ध्यान रखिए।